बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में CS 301 प्रैक्टिकल फाइनल टर्म प्रिपरेशन देखेंगे और प्रॉपर करंटली पेपर में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूंगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि आपके साथ करंटली पेपर विद सोल्यूशन विद है, ठीक है। LMS हैंडलिंग के लिए और रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। हमारी किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए भी यही नंबर है सिमिलर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कुरान अकेडमी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ने अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की है, तो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, पहला क्वेश्चन देखें जी। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल के साथ करेंगे, और ना सिर्फ हम इसको डिटेल के साथ करेंगे, हम इसको समझेंगे भी कि वो आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन कोड। नीचे आपको कोड दिया गया है और इस कोड में से आपने ये देख के बताना है कि सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कोड को समझना शुरू करते हैं। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो अरे होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपने x की वैल्यू बतानी है। एग्जीक्यूशन, ये जो दिया गया कोड है इसको देखते हुए अगर ये एग्जीक्यूट हो, तो अगर आप गौर करें तो इंट x3, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है जनाब, 3 तक जा रही है। यानी इसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो जो लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हमने वैल्यूज को लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरी अरे का नंबर है। और अभी हमने कहा था कि अरे आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये आपका 0, 1, 2 और 3, यानी आप इस टाइम खड़े कहाँ पर हैं, यहाँ पर इस 3 के ऊपर आप खड़े हुए हैं। फॉर लूप वो चला रहा है और ये जे प्लस प्लस यानी फॉर लूप के अंदर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और वो कंडीशन लगा रहा है कि जीरो जब तक छोटा है 3 से प्लस प्लस करते रहो। और एक्स जे यानी जे की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय जे रिटर्न 0। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो आई की जे की सॉरी वैल्यू है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो जे में और रिटर्न कर दो 0। अब वो कहता है सेकंड एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऑप्शंस देखें 0, 1, 2 एंड 4, तो देखो आपकी अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो आपने कितनी दफा उसको जो है वो प्लस करना है, तो सबसे पहले देखें 0, देन 1, देन 2 और देन 3। ये टोटल एलिमेंट्स हैं आपके पास जब तक आपकी जीरो से वैल्यू जो है वो प्लस होती रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा, क्योंकि आप एलिमेंट 3 के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो एलिमेंट आपका अरे का 2 होगा। जैसे देखो आपका 0 के अंदर 1 स्टोर है, 1 के अंदर 2 स्टोर है, और आपने कौन सी वैल्यू बतानी थी, 3 वैल्यू बतानी थी। तो 3 देखो आपका सेकेंड एलिमेंट के ऊपर स्टोर है, क्योंकि 0 आपकी जो अरे है वो आपकी 0 के इंडेक्स से स्टार्ट होगी। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर देखो यहाँ पे 4 कह देता, अगर 3 के बजाय 4 कहता, तो इसका जवाब क्या हो जाना था, 3 हो जाना था। अगर यहाँ 5 कह देता तो इसका जवाब फिर 4 होना था, क्योंकि देखो ये 4 जो है ये आपका नंबर है, लेकिन ये जो आपका जो ये 5 एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, यानी 5 आपका नंबर है और ये जो 4 है ये आपकी अरे का इंडेक्स है। और अभी हमने कहा कि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाता, 4 बन जाता, ठीक है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जनाब। अच्छा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आखिरी वाले लेक्चर से आया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन एनी गिवन अरे रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, यानी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। कहते जी आपको हमने एक अरे बना के दी हुई है नीचे, और इसमें आपने यूनियन बाय साइज से जो वैल्यू है ना 4 की, 8 की और 7 की, आर मेड इट्स चिल्ड्रन, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले इसको समझने से पहले, चूंकि हमने आगे जाके इसी वीडियो में इंशाल्लाह इसका सब्जेक्टिव भी करना है, आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी होंगे, तो उसके अंदर मैं इसको डिटेल से करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। आपने याद रखना है कि ये जो -1 है ना, ये किस चीज़ को दिखाता है, -1 आपकी पेरेंट वैल्यू है, ठीक है। ये जो -1 होता है ये आपकी पेरेंट
वैल्यू को दिखा रहा होता है। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना 1 2 3, ये आपकी अरे के इंडेक्स हैं। यानी कि इस टाइम पे आप समझ लें कि वन का पेरेंट, यानी वन के ऊपर कुछ भी नहीं है, वन इज अ पेरेंट। अच्छा सॉरी, इसको आप इस तरह समझ लें, अरे इसको भी आप ना कहें, अभी अपनी आसानी के लिए ये कह लें कि ये वन जो है ना ये आपका नोड है। अब बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर्स नहीं लिए होंगे CS301 के, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर अभी टाइम कम है तो यहीं से समझ लें कि जो ट्री होता है हमारा वो इस तरीके से बना होता है, यानी कि ये आपका नोड है और आगे इसके फर्दर चाइल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें इसका चाइल्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये जो वन आपको नजर आ रहा है ना ये आपका रूट नोड है। अगर वन रूट नोड है तो उसके ऊपर -1 लिख दो। ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डिटेल से करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए बातें कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखें, हमने क्या कहा, अगर वन आपका पेरेंट नोड है, यानी कि चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है, जो ऊपर वाला नोड होता है ना दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड, और इसके नीचे जो दो फर्दर सब नोड्स होते हैं इसको हम कहते हैं ये चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका वन पेरेंट है तो वो आपका -1 रहेगा। अभी के लिए जो कि ये ज़्यादा डिटेल में आपको इसने वो डायग्राम नहीं दी हुई, तो मैं आपको हैंडआउट से जाके आपको उसको मजीद डिटेल से डायग्राम जो है वो करवाता हूँ। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग फॉर द दिस क्वेश्चन, ये जो -1 है आपने समझना है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर, नंबर को हम कहते हैं नोड, अगर किसी भी नोड के ऊपर -1 लिखा होगा डैट मीन्स कि वो आपका नोड पेरेंट नोड है। इनिशियली ऑल द नोड्स आर द पेरेंट नोड। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ये जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 8 एंड 7, यानी 4 8 और 7 के चिल्ड्रन आपने जो है वो निकालने हैं। इसको फॉर्मूला के थ्रू हम जो है वो सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइल पे चलते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, एमसीक्यूज को भी और सब्जेक्टिव को भी। तो ये देखो वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो 4 है, कहता है अगर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4, आपने 4 की वैल्यू बतानी है इफ 8 एंड 7 आर मेड इट्स चिल्ड्रन, यानी इसकी तस्वीर की शक्ल में जो हमारी ट्री नोड है वो किस तरह बनेगी। 4 आपका ऊपर आ जाएगा, 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा फॉर सपोज, और 7 आपका इधर आ जाएगा। अमूमन होता ये है कि हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लेफ्ट तरफ आती है, यानी दिस वन, और जो लार्जर वैल्यू होती है ना वो राइट तरफ आती है। ये ट्री को बनाने का रूल है जो, तो ये इस तरह से रूट नोड बनेगा। तो देखो अभी -1 का मतलब है कि सारे रूट नोड है, बट ये जो 4 है इसकी वैल्यू है -1, ये देखें। ठीक है, इस तरह 7 पे आप जाके देंगे तो वो भी -1 है, इसको आप ऐड कर दें। दिस इज द फॉर्मूला। स्टेप 1 क्या है, यानी कि सिंस ये जो 4 है आपका रूट है, इट शुड एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेगा 7 और 8 की वैल्यू को। साइज देखो 4 का क्या था -1, 7 का साइज क्या था -1, 8 का साइज क्या था -1। आप -1 करें, प्लस कर दें, फिर -1 करें, फिर प्लस कर दें, फिर -1 करें। ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस, ये इनिशियली ये इस तरह हो जाएगा -1 -1 -1, माइनस को आप कॉमन ले लें और इन तीन को जमा कर दें तो आपका -3 इज अ राइट वन। कोई भी वैल्यू हो आपके पास, दिस इज अ फॉर्मूला कि आपने उनकी रूट वैल्यू को पकड़ के आपस में जमा कर देना है। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे -3 इसका जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेमोरी एलोकेटेड टू अ लिंक लिस्ट, जो मेमोरी एलोकेटेड होती है लिंक लिस्ट के लिए कैन बी रिलीज्ड यूजिंग व्हाट कीवर्ड, डिलीट कीवर्ड। जो मेमोरी होती है ना वो आप मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं ये भी याद रखिएगा। मेमोरी को एलोकेट किया जाता है बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। मेमोरी को किस तरह से एलोकेट किया जाता है, बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। और वो कहता है कि आपने मेमोरी को रिलीज करना है, मेमोरी को डिलीट करना है, वापस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप डिलीट कीवर्ड की मदद से मेमोरी को वापस करेंगे। सो डिलीट कीवर्ड इज द राइट वन ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ गिवन कोड, आपने जो दिएगा कोड है इसमें आपने आउटपुट बताना है, और आउटपुट किस तरह निकालते हैं, हमें कोडिंग की थोड़ी सी मेक सेंस होनी चाहिए कि कोडिंग किस तरह करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोडिंग होती कैसे है। देखो मेन वाले फंक्शन में अब ये प्रॉपर कोड नहीं है, आपने सिर्फ आउटपुट देख के बताना होता है।
मेन फंक्शन में उसने कहा जी मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ इंट वाई। देखो यहाँ पे दो चीजें समझना जरूरी है। व्हाट इज द कांस्टेंट? तो कांस्टेंट इज अ साइन जो कि आपको ये बता इंट आपकी डेटा टाइप है जो कि आपको ये बताती है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, कि मेरे पास यानी कि विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू लाइक 11 लाइक 12 लाइक 1000 इस तरह का डेटा होगा। फ्लोट एक और डेटा टाइप है जो कि पॉइंट वाले नंबर के साथ हम लिखते हैं। और y आपका एक वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखिए कह रहा है y इक्वल है 25 के और y इक्वल है 10 के। तो y दो वैल्यूज दे रहा है 25 और 10 और सी आउट कर रहा है y। सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो आपकी यहाँ पे देखिए y की तो दो वैल्यूज हैं और उसने कांस्टेंट भी की हुई थी। इसका मतलब है कि इसका आंसर ना 10 हो सकता है, ना 0 हो सकता है, ना 25। 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने y की दो वैल्यूज दी थी 25 और 10। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो 25 और 10 दी थी लेकिन 25 और 10 नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपकी या तो एक वैल्यू होती तो आपका कहा जी मुझे सी आउट करके दो y की तो दो वैल्यूज थी। अगर एक वैल्यू होती तो इस टाइम पे आपको कंपाइल एरर यानी कंपाइल जब भी वो कंपाइल करने जाएगा हमारा कंपाइलर तो क्या होगा आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। आपके पास एक एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको ज़रा फुल स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग करवाई जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एडिट नहीं करने देगा तो हम इसको इसी तरह ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्ड हीप मेथड? आपने बताना है टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है बिल्ड हीप मेथड की जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे एन एलिमेंट्स को। ये सिंपल सी है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। बेसिकली इसकी जो टाइम होती है ना, बिल्ड हीप मेथड की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ एन स्केयर होती है। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा ओ एन। ठीक है, ये इसका आंसर राइट बनेगा ओ एन। स्केयर नहीं होगा, वो बिल्ट हीप का नहीं है, वो आपकी सिंपल उसका होगा। आगे कैटेगराइज हम करते हैं का, तो इसका यहाँ पे ये वाला ओ एन होगा। ये मैंने आपके हैंडआउट से कंफर्म किया हुआ है। तो ये ओ एन इज अ राइट वन ऑप्शन। ठीक है, उसके आगे जनाब, अच्छा ये आपका क्वेश्चन था जो कि रोटेशन का क्वेश्चन है। ये अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पूरा क्वेश्चन आपका अवेलेबल नहीं था लेकिन मुझे इस क्वेश्चन की समझ है क्योंकि आगे इस तरह का मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए रिजॉल्व किया हुआ है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए वहां पे देखा था कि ये क्वेश्चन भी आपको ना एक एवीएल ट्री दिया हुआ है और वो आपको कहेगा कि इस एवीएल ट्री के अंदर मुझे ये बताएं कि मुझे इसको रोटेशन फाइल बना दूं और आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको बता रहा है ना, ये इसने आपको एक ट्री बना के दिया होगा। फर्स्ट करें अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक इमेजिन करवाता हूँ कि ऊपर मेरे पास वैल्यू थी 60 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट पार्ट होता है किसी भी ट्री का, वहां पे हम जो है वो वैल्यू लिखते हैं छोटी वैल्यू। किससे वैल्यू छोटी है? इस नोड से, ऊपर वाले नंबर से। असल में नंबर को नोड कहा जाता है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 42 और यहाँ पे बाकी आपका पूरे का पूरा टेबल है जिसमें इसका राइट चाइल्ड देखो क्या है 48 है। अच्छा, यहाँ पे 48 है, इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होगी ना वो आपके इस नोड से बड़ी होगी। तो अभी हम इमेजिन कर लेते हैं क्योंकि हमने अपने मुताबिक या अपने हिसाब से एक वैल्यू देनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ 45 होगा। अगर आपकी वैल्यू बड़ी इस पेरेंट नोड से तो वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। और अगर मेरी वैल्यू छोटी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो 42 यहाँ पे आ गया, 48 यहाँ पे आ गया। देन देखें तो 54 चूंकि अगेन वैल्यू बड़ी है तो देखो उसने राइट साइड पे लिखा, लेफ्ट चाइल्ड पे आपकी वैल्यू नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना। तो हमने यहाँ पे 54 देखो लिखा। देन अगेन 54 अब पेरेंट बन गया, पेरेंट से बड़ी वैल्यू है तो अगेन वो राइट साइड पे गई विच इज द 65। अब वो ये कहता है कि इसको हमने एवीएल ट्री के लिए शर्त जरूरी है कि आपने जो लेवल्स निकालने हैं वो या तो 0 हो या 1 हो या -1 हो। इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए ये शर्त हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो लेवल कैसे निकालते हैं तो हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। लेवल निकालने के लिए मैं अपना ट्री ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि यहाँ से अपने ट्री को ज़रा मुझे
समझाना आपके लिए ज़्यादा आसान है। देखें, अगर आपने लेवल निकालना है ना, तो आप इस पार्ट को, इस ट्री को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज़ द लेफ्ट एंड राइट। ये देखें, 45 को मैंने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया और आपने लेवल निकालना है। ये सबसे ऊपर जो होता है, दिस इज अ लेवल 0, देन दिस इज अ लेवल 1, दिस इज लेवल 2, एंड दिस इज जो बिल्कुल तीसरा है, दिस इज लेवल 3। अब इसका फॉर्मूला क्या है या इसका तरीका क्या है वो आपको समझ आना चाहिए। इसका फॉर्मूला है लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट का देखो लेवल क्या था, ये था 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब अभी हमारे पास जो कि वैल्यू खाली ए की थी 42, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है, मैक्सिमम लेवल 1 है, तो जो लेफ्ट है वहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस करें राइट की मैक्सिमम वैल्यू, देखें कहाँ पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, तो 1 माइनस 3 ये बराबर है -2 के। इसका मतलब है कि ये बैलेंस ट्री नहीं है। हमें ज़रूरत इस बात की थी कि अगर बैलेंस ट्री होगा तो उसके लिए इसने कहा था 0, 1 या -1 हो, लेकिन देखो यहाँ पे तो आंसर आ गया -2। इसका मतलब है कि ये आपका बैलेंस नहीं है, तो हमें रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये वो आपसे आगे जाके पूछेगा कि अगर आपका ट्री बैलेंस नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये देखो, लेफ्ट में से हमने राइट को माइनस किया, माइनस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया विच इज कॉल्ड -2। अब -2 का मैं क्या करूं, मुझे रोटेशन परफॉर्म करनी है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे कितनी रोटेशन परफॉर्म करनी है, वो हमने उसको बताना है कि मुझे कितनी जो है वो रोटेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो हम ज़रा अब इसको थोड़ा सा सुथरा करते हैं ताकि ये रीडेबल फॉर्म में बनाया जा सके और इसको हम ज़रा समझ सकें। ये देखें, अब मुझे कितनी रोटेशन परफॉर्म करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले, अगर मुझे रोटेशन परफॉर्म करनी किस कैटेगरी की है, डेट इज़ अ सेपरेट, आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फर्ज करें कि अगर मैं इस 48 को पकड़ के रोटेट करूं लेफ्ट की तरफ, यानी दिस वन, मैं इसको पकड़ के ऊपर लेके जाऊं और रोटेट करूं, तो आपका ट्री कुछ इस तरह बन जाएगा। 48 आपका पेरेंट नोड बन जाएगा, देन 45 होगा। अब 45 चूंकि इससे छोटा 42 है तो वो उसके लेफ्ट वाली पार्ट पे चला जाएगा, विच इज कॉल्ड 42। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका 54 बनेगा, देन आपका 65 बनेगा। तो यहाँ पे अब आप दोबारा ज़रा इसके लेवल मालूम करो। देखो, ये ऊपर वाला आपका लेवल 0 है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपकी ज़रा विजिबिलिटी बेहतर बनाई जा सके हर चीज़ के लिए। देन दिस इज़ अ लेवल 1, देन दिस इज़ अ लेवल 2। देखो, अब दोनों नोड लेवल 2 पे पड़े हैं। ठीक है, ये आपके लेफ्ट का है, ये आपके राइट का है, और ये आपकी नोड वैल्यू है जहाँ से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो, ये आपके लेफ्ट का लेवल 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 में से अब 2 कोई नहीं, लेफ्ट में से माइनस को राइट को माइनस कर दें, आंसर इज 0। तो एवीएल ट्री कहता था अगर आप लेफ्ट में से राइट को माइनस करेंगे और अगर आंसर या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए या -1 आ जाए, देन आपका वो ट्री बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कितनी रोटेशन परफॉर्म की, सिर्फ 1 रोटेशन परफॉर्म की। दैट मीन्स के 1 इज अ राइट वन ऑप्शन। ठीक है, और अगर मुझे मजीद रोटेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, मुझे मजीद ऊपर काम करना पड़ेगा, तो उसमें हम फिर सेकंड रोटेशन परफॉर्म करेंगे। बट अभी के केस में मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको मजीद बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आगे जाके वीडियो में जब मैं आपको सब्जेक्टिव करवाऊँगा तो मैं मजीद डिटेल के साथ आपको उसको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम उसमें डिटेल के साथ मजीद इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह। अभी के क्वेश्चन के मुताबिक अभी आपका यही है कि आपको सिर्फ 1 रोटेशन परफॉर्म करनी है टू मेक एन एवीएल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये देखो, ये वो क्वेश्चन आपको बता रहा था जो मैंने आपको भी डिटेल के साथ बताया कि इफ द ट्री बिकम्स अनबैलेंस, अगर आपका ट्री अनबैलेंस है आफ्टर डिलीटिंग अ नोड, आपने अगर नोड को डिलीट किया है, देन वी विल यूज या देन वी यूज डैश टू रीबैलेंस इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो रीबैलेंस हो जाए, आंसर इज आपको रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो ये देखें, इसका आंसर है रोटेशंस। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 ये इसका निकाला है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको 110% चीज़ें नाउ विद प्रूफ दिखाने लग गया है। ठीक है, ये देखें जनाब, ये जो ग्रीन हाईलाइट है, दिस मेक्स द ट्री अनबैलेंस। क्या ट्री अनबैलेंस करेगा, वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है जो मैं आपको अभी थोड़ी, नाउ वी विल डू अ रोटेशंस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी टू मेक द ट्री बैलेंस, ताकि आपके ट्री को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है जी कि हम क्या करेंगे, हम रोटेशंस को परफॉर्म करेंगे।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि रोटेशंस परफॉर्म करनी कैसे हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद जब हम इसका सब्जेक्टिव करेंगे सब्जेक्टिव के दौरान मैं मजीद आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ बता दूंगा। उसके आगे देखें व्हाट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ अरे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरे। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मिन हीप एंड द सेकंड वन इज द मैक्स हीप। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मिन हीप एंड मैक्स हीप है। अगर आप बाकी ऑप्शन रिव्यू करें ना, मीडियन हीप ये कोई हीप नहीं होती। मिन हीप ठीक है, बट बिल्ड हीप इज नॉट अ टाइप ऑफ हीप। मैक्स हीप ठीक है, बिल्ड हीप इज नॉट अ टाइप ऑफ हीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द मिन एंड मैक्स हीप। ठीक है जी, तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया है कि ये दिस इज द राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन देयर इज अ कोलिजन इन अ हैशिंग। जब हमारे पास कोलाइड होता है, इस तरह की हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ ओपन हैशिंग। ये सिंपल एक डेफिनेशन है कि जब भी आपके पास कोलिजन होगा हैशिंग टेबल के अंदर, विल बी कॉल्ड द ओपन हैशिंग। इसको आप क्या कहेंगे? ओपन हैशिंग कहेंगे। इसमें और दो चार बातें मैंने आपको बतानी है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे मैंने देखें आपके लिए इसको फाइंड करके लिख दिया है। ये आपका लेक्चर नंबर 42 है जहाँ से इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे वो आपको बता रहा है ओपन एड्रेसिंग में जो पहला सोल्यूशन है डेट इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग। क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं, इसलिए मैंने ये आपके लिए स्क्रीन ले लिया है। इसको जी याद कर लें। ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये करंटली पेपर है, तो मेक श्योर जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने हरगिज जो है वो भूलना नहीं है। यहाँ पे कहता है व्हेन देयर इज अ कोलिजन वी ट्राई टू फाइंड सम अदर प्लेसेस इन ओवर अरे। जब कोई अरे में फाइंड करते हुए कोई कोलिजन होगी यानी कोई मसला आ गया, तो क्या होगा? हम कोशिश करेंगे कि हम अरे के किसी दूसरे पार्ट में जाके अपने नंबर्स को, अपने नोड्स को फाइंड करें। दिस अप्रोच ऑफ हैंडलिंग कोलिजन इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग। इसे हम क्या कहते हैं जनाब? ओपन एड्रेसिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा आप क्वेश्चन देखें, उसने क्या कहा था? ओपन एड्रेसिंग सॉरी ओपन एड्रेसिंग एंड क्लोज हैशिंग। या इट वाज माय मिस्टेक। यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग इसका है आंसर। ये दिस वन इज अ राइट वन, सॉरी फॉर दैट। नॉट अ ओपन हैशिंग, दिस इज अ ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड हैशिंग। ये कॉन्सेप्ट था, दिस इज अ क्लोज। मैंने इसको बाय मिस्टेक ओपन जो है वो मार्क कर दिया था। सो दिस इज माय मिस्टेक। इसको मैं अभी आप लोगों के सामने ही सही कर लेता हूँ ताकि जो है ना बाकी बच्चे इसको इजीली रिजॉल्व कर सकें। दिस इज मेन, ये इसका राइट ऑप्शन है जी। ठीक है, तो ओपन एड्रेसिंग इज अ राइट ऑप्शन। लेकिन ये स्क्रीनशॉट आपको देने का मकसद ये था कि ये भी याद रखना कि ओपन एड्रेसिंग इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, ये भी पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ओपन एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। ओके, रूट नोड इन हुफमैन ट्री रिप्रेजेंट। जो रूट नोड होता है हुफमैन इन कोडिंग के अंदर या हुफमैन ट्री, अच्छा ये क्या होता है? दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में इसने पूछा हुआ है हुफमैन के अकॉर्डिंग या हुफमैन ट्री के अगेंस्ट, जो कि हम आगे जाकर टेबल बनाएंगे। मैंने इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए खुद सॉल्व किया है। तो हुफमैन ट्री का मतलब या मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम जो डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करते हैं। डेटा को कंप्रेस करने की जो टेक्निक्स है वो हम हुफमैन इनकोडिंग के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है? ये आपके तमाम तर फ्रीक्वेंसी को, यानी रूट नोड जो है, रूट नोड हम किसे कहते हैं? पेरेंट नोड को। ठीक है, रूट नोड आप किसे कहते हो? पेरेंट नोड को। ये आपने याद रखना है। रूट नोड का मतलब होता है पेरेंट नोड। तो रूट नोड इन हुफमैन ट्री रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर्स। ये सिंपल एक छोटी सी लाइन है जो इसने बताने की कोशिश की है कि जो रूट नोड है आपका हुफमैन इनकोडिंग में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को, यानी कि हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करेक्टर्स इज अ राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। वाइल मेकिंग हुफमैन ट्री, जब आप हुफमैन ट्री बनाते हैं, हुफमैन अगेन दिस इज अ डेटा कंप्रेशन टेक्निक। कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे जाके सिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैंने टेबल बनाया हुआ है। अभी मैं उसको सब्जेक्टिव के अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो कवर करूंगा। वाइल मेकिंग हुफमैन ट्री, जब आप हुफमैन ट्री बनाते हैं लेटर विद लेस फ्रीक्वेंसी, जो लेस फ्रीक्वेंसी के लेटर्स होते हैं ना, यहाँ पर लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो लेटर्स जो कि बहुत कम यूज हुए हैं। जैसे आप फर्ज करें मेरा नाम साकिब है, तो साकिब के अंदर देखो हर लेटर, फर्ज करो
हर लेटर जो है सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है। एस भी एक दफ़ा है, ए भी एक दफ़ा है, क्यू भी एक दफ़ा है, आई भी एक दफ़ा है और बी भी एक दफ़ा है। तो अगर आप फर्ज करें कि मैं कहता हूँ साकिब में डबल बी आता है, साकिब, तो बी दो दफ़ा है, यानी ये लेस फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस ये दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लेटर्स हैं। इसको आप लिखेंगे बी जो मेरे नाम में आया वो दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो वो ये कहता है कि वाइल मेकिंग हुफमैन ट्री, अगर आप ट्री बनाने लगे हैं हुफमैन का, उसमें जो लेटर विद लेस फ्रीक्वेंसी है आप उसको कहाँ पे राइट करेंगे, तो आप उसको बिलो राइट करेंगे, यानी ट्री के बिल्कुल आखिर के अंदर। ये देखें, ये आप ट्री बना रहे हैं और उस ट्री के बिल्कुल आखिर के अंदर आप जो है वो अपने बिल्कुल जो लास्ट वाले नोड्स हैं उसमें अप्लाई करेंगे, एंड दीज नोड आर आल्सो कॉल्ड द लीफ नोड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे बिलो आएगा इसका इसका भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ, ये देखो, ये मैंने निकाला था सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको बता सकूं। सो दिस इज़ बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखें, जो बिल्कुल एक एक दफ़ा आपके पूरे जुमले में यूज़ हुए हुए हैं ना, उसने बिल्कुल बिलो लिखे हैं, बिल्कुल आखिर में लिखे हैं, ठीक है। ये आपके हैंड आउट से मैंने पकड़ा है, पेज नंबर 294 के ऊपर आप इसको जाके देख सकते हो। और इसने यहाँ पे लिखा होगा द लेटर्स विद लेस फ्रीक्वेंसी आर रिटन इन बिलो, यानी कि आप बिलो लिखते हो, सबसे नीचे लिखते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपका पेज नंबर 294 के ऊपर हैंडआउट्स पे अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो गो और चेक। आगे देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सिलेक्शन सोर्ट। आपने बताना है कि बेस्ट जो रनिंग टाइम है सिलेक्शन सोर्ट में वो कौन सा है। वो बेसिकली आपका ओ एन स्केयर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तमाम तर वैल्यूज, यानी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो देखिए यहाँ पे लॉग एन स्केयर एन नहीं हो सकता, एन स्केयर हो सकता है। मैंने अभी बताया कि ओ लिखा हो या ना लिखा हो दैट इज डजेंट मैटर, बट एन स्केयर इज द बेस्ट वन ऑप्शन फॉर द बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सिलेक्शन सोर्ट। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। लॉग एन भी नहीं है, एन लॉग एन भी नहीं है, सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। ठीक ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। ये सिलेक्शन सोर्ट की बात कर रहा है। सिलेक्शन सोर्ट में जो बेस्ट केस है वो आपका एन स्केयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। ओके, अगेन आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ हीप। आपको पता होना चाहिए मिन हीप एंड मैक्स हीप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच सॉरी विद 1 लाख एलिमेंट्स इन एन अरे, हाउ मैक्सिमम स्टेप आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन एंट्री यूजिंग बाइनरी सर्च। ये फॉर्मूला है जो कि मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू समझाना चाहूँगा, चूँकि ये पेपर में ना आपके कोई भी नंबर हो सकता है। वो हो सकता है आपको 1 लाख के बजाय 10,000 कह दे, लाइक दिस। हो सकता है आपको 2 लाख कह दे। तो आपने ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है। अगर 1 लाख एलिमेंट्स हैं आपकी अरे में, तो आपने बताना है कितने मैक्सिमम स्टेप लगेंगे, 10, 15, 20 या 25। अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके लगाया 20, बट क्वेश्चन इज कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे मकसद ये नहीं कि रट्टा लगा लो, मकसद ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो। तो चलते हैं अपनी दूसरी फाइल के ऊपर और यहीं पे मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखें। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला log बेस 2 और n। यहाँ पे n क्या होगा, n आपके पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। जैसे यहाँ पे आपके पास n क्या है, 1 लाख, ठीक है। दिस वन इज अ n वैल्यू। यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जरा डायरेक्ट चलते हैं आगे। फॉर्मूला आपने याद रखना है log बेस 2 n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, log 2 और n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 लाख। तो यहाँ पे देखें 10 log, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, log का स्टैंडर्ड रूल है। आप ये लिख लेंगे बस log n, यानी log लेना है आपने 1 लाख का, ये एक रूल आपने याद रखना है। और देन आपने log लेना है इस 2 का जो कि फॉर्मूले का 2 है, और दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। हम लेते हैं log। आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप log कैसे लेंगे, सबसे पहले आपने 1 लाख लिखना है, ठीक है। और यहाँ से आप लॉग पे क्लिक कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। सिमिलर, लेकिन यहाँ पे आप लिख दोगे 5, यानी लॉग, मैंने कहा दो चीज़ों का लॉग लेना है। किस किस का, एक आपने 1 लाख जो आपके पास नंबर ऑफ n है, एंड log 2 जो आपके पास फॉर्मूले का 2 है, तो वो 5 के बराबर आ गया। देन क्लियर करेंगे और लॉग लेना है आपने 2 का। पहले आप 2 नंबर लिखें, देन आप लॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर आ गया 0.301। इतना ले लें, इतना आपके लिए इनफ है, ये लें।
इसको आप डिवाइड करें, 5 को डिवाइड कर दें। याद रखिएगा 5 को आपने डिवाइड करना है, उल्टा नहीं करना। 5 डिवाइडेड बाय 0.301, योर अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 16.61। और मैथ के रूल के मुताबिक अगर आपका ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है 5 या पीछे एक राउंड अबाउट करते हैं विच इज इक्वलेंट टू 17, ये देखें 16.61, तो ये आपकी ऑलमोस्ट जो है वो नियरेस्ट इंटीजर के बराबर है 17 के। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है आपके पास इस वाले क्वेश्चन का विच इज कार्ड 17, लेकिन यहाँ पे देखें 17 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसके बाद का मैथ के रूल के मुताबिक ये सिर्फ कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव से है। इसके बाद का नियर नंबर 20 है, तो इसका राइट ऑप्शन 20 बनेगा, नॉट अ 15। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जो पास तार नंबर है वो तो वाली अमाउंट पे जाना है, नॉट अ प्रीवियस। तो यहाँ पे 20 इज अ राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिल्ड हीप मेथड इज ट्रू। ये सिंपल हैंडआउट इसने आपको उठा के दी हुई है। इसका ये वाला राइट ऑप्शन है बिल्ड हीप मेथड का, कि इट ट्रांसफॉर्म एन अनऑर्डर्ड अरे इनटू अ वैलिड हीप। ये देखें, इट ट्रांसफॉर्म एन अनऑर्डर्ड अरे इनटू अ वैलिड हीप। सो बेसिकली दिस इज द राइट वन ऑप्शन इन केस ऑफ बिल्ड हीप मेथड के लिए। दोबारा देख लो, इट ट्रांसफॉर्म एन अनऑर्डर्ड अरे इनटू अ वैलिड हीप। उसके आगे क्वेश्चन देखें हम, व्हाट इज अ गिवन ऑपरेशन इज सपोर्टेड बाय क्यू डेटा स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन चीजें बातें और मैं आपको बता देता हूँ। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब? क्यू डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में आपके पास कोई बंदा बैठा हुआ है, पहले आपका काम करेगा, यानी अगर आप पहले गए हो तो अगर आप लाइन में लगे हुए हो तो फिर इसका मतलब है जो पहला बंदा लाइन में लगा हुआ है ना उसका काम पहले होगा। सबसे पहले फर्ज करें ये वाला पर्सन लाइन में है तो इसका काम पहले होगा, देन दूसरे की बारी आएगी, देन तीसरे की, और अगर फर्ज करें तीसरे के बाद मैं गया था तो मेरी तब बारी आएगी। दिस इज द फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आए अपना काम करवाएं। तो वो कहता है जी इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना, ऑपरेशन का मतलब है कि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के साथ कैसे काम करते हैं। तो इसमें हम इन क्यू कर सकते हैं। इन क्यू का मतलब है कि मुझे अगर किसी भी चीज को इंसर्ट करना है। फिर डी क्यू है, डी क्यू का मतलब होता है जनाब अगर मुझे अपनी जो एलिमेंट कॉल्ड अ डी क्यू मेथड। एक और होता है विच इज कॉल्ड अ फाइंड, वो मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लिया हुआ था, ये देखें। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो कि फीफो को फॉलो करता है, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन क्यू यानी कि आपने अगर प्लेस करना है, अगर आपने क्यू में इंसर्ट करनी है वैल्यू को। डी क्यू का मतलब अगर आपने रिमूव करना है, दैट इज द फ्रंट। फ्रंट का मतलब है कि अगर आप कोई एलिमेंट फ्रंट से ऐड करना चाह रहे हो। और आखिर में है इज एम्प्टी, अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो वो आपको बूलियन की फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने बताना है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर के फंक्शन कौन कौन से हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ऑपरेशन हम कहते हैं किस किस के साथ काम करता है। तो इसके 4 ऑपरेशंस हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो ये इसमें देखो डी क्यू ही था, बाकी जो आपको पुश पॉप नजर आ रहा है ना ये सब स्टैक के हैं। और स्टैक क्या है जनाब? स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो के साथ काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ काम करता है। तो ये आप लोग याद कर लें कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डी क्यू इज अ ऑपरेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। उसके आगे विच रोटेशन, ये वाला वो क्वेश्चन है जिससे मैंने आपको प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले कि विच रोटेशन विल बी मेड इफ नोड 3 इज इंसर्टेड इन अ गिवन ट्री। कौन सी रोटेशन आपकी जो है वो बनेगी अगर हम नोड 3 को इंसर्ट करेंगे तो? अच्छा 3 देखो पहले इंसर्ट होगा। अभी हमने कहा कि अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो आप उसको लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे, तो 3 आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो देखो अब इसका लेवल दोबारा से खराब हो गया ना। दिस इज अ लेवल 0, ये जो 5 है दिस इज द लेवल 1 विद 9, दिस इज द लेवल 2, एंड ये जो भी हमने 3 इंसर्ट किया दिस इज अ लेवल 3, 0 1 2 एंड 3। अब इसको आप लेफ्ट में से माइनस करें राइट को, तो देखो लेफ्ट का लेवल क्या था? 3 था।
और आपने माइनस करना है किसको, 1, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 पड़ी हुई है, तो आपके पास आंसर दोबारा 2 आ गया। इसका मतलब कि ये अब एवियन ट्री नहीं है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप रोटेशंस को परफॉर्म करेंगे। रोटेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं जनाब, आपने इसे पकड़ना है इस 5 को और इसको अब यहाँ पे मूव करवाना है, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो। देखो ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो अब आप इसे राइट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप इसको 5 को उठा के ऊपर ले जाओ तो ये क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 5 के बाद का ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा और ये 3 जो है ये अब इधर। मैंने कितनी दफ़ा रोटेशन की, सिंगल राइट, एक दफ़ा रोटेशन परफॉर्म की। अब आप देखो कि आपकी वैल्यू बराबर है। लेट मी चेक। किस तरह चेक करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको इस तरह चेक करेंगे कि आप ये जो नोड है इसको 2 हिस्सों में बांट लो। ये जो पहला आपके पास होता है, दिस इज आर लेवल 0, द नेक्स्ट वन इज अ लेवल 1, द बिल्कुल आखिरी इज अ लेवल 2। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेवल लिख लेने अपनी आसानी के लिए। देखो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ना 5, ये 4 इज अ लेवल 1, 3 इज अ लेवल 2। दोनों के लेवल्स को आपस में माइनस करना है, 2 माइनस 2 यानी लेफ्ट माइनस राइट। तो देखो मैक्सिमम लेवल इसका 2 है, इसका भी मैक्सिमम लेवल क्या है, 2 है, तो 2 में से 2 गए तो आंसर 0। अगर आपकी वैल्यू 0 है, 1 है या -1 है, ये आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब रोटेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। तो आंसर देखिए आपका 2 आ गया। तो मैंने क्या परफॉर्म किया कि मेरे पास आंसर 0 आ गया, मैंने सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म की। सो दिस इज अ राइट वन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपने लैब क्विज में भी किया होगा अगर आपने खुद अटेम्प्ट किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्री। अच्छा ये आपका वो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कहते हैं देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्री, कंसीडर द बाइनरी ट्री। ये जो नीचे ट्री दिया गया है वो आपने बताना है। यू नीड टू राइट ओनली ट्री टाइप नेम्स। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो ट्री के नेम है। तो देखो सबसे पहले आपके पास ट्री कितनी कैटेगरी की है, फर्स्ट वन इज अ बाइनरी ट्री, ठीक है। बल्कि मैं इसको टाइप करता हूं आप लोगों के लिए। आपके पास सबसे पहले कौन सा ट्री होता है, बाइनरी ट्री। सेकंड वन इज अ सर्च बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री। थर्ड वन इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। बहुत सारे ट्रीज होते हैं हमारे पास, बट अभी के लिए ये जो ट्री है ना, अगर आप इसको गौर करें, देखें बाइनरी ट्री का मतलब होता है, ये देखो ये मेरे पास एक ट्री है इस तरीके से, ये आपका बाइनरी ट्री है, ठीक है जी। अब इसमें फर्क आपने समझना है, कंप्लीट और स्ट्रिक्टली बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये जो नंबर है यानी बाइनरी ट्री में देखो इसका मतलब है ईच पेरेंट हैव 2 चाइल्ड। ये आपका पेरेंट नोड है, इसके देखो आगे 2 चाइल्ड्स हैं, फिर इसके 2 चाइल्ड्स हैं, लेकिन इसके कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाइनरी ट्री है। दिस इज अ बाइनरी ट्री, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वही ट्री होगा अगर आपके हर पेरेंट के 2 चाइल्ड होंगे। फर्ज करें अभी ये 77 ना होता तो दिस इज अ बाइनरी ट्री, लेकिन अगर ये 77 है, अब आप चेक करो कि हर पेरेंट के 60 के आगे 2 चाइल्ड हैं, 45 एंड 70। 45 भी पेरेंट बन गया, इसके भी आगे 2 चाइल्ड हैं। 45 भी पेरेंट बन गया, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, 33 एंड 50। 70 भी पेरेंट है, इसका 65 एंड 70। तो इसका मतलब है कि हर पेरेंट के 2 चाइल्ड्स हैं। तो ये कौन सा होगा, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। और उसके मुताबिक वो कहता है यू नीड टू राइट ओनली ट्री नेम नॉट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर सिर्फ आपने लिखना है दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये आपने याद रखना है बस, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और या आप ये भी लिख सकते हो कंप्लीट बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बस। लेकिन इसका वैसे बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माय ऑन नॉलेज, माय ऑन एक्सपीरियंस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और स्ट्रिक्टली भी लिख लोगे, दोनों के लिख लोगे तो आपका आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। आगे देखें, द मेथड गेट लेफ्ट ट्री नोट क्लास रिटर्न द, ये क्या देगा, देखो जहाँ पे स्टार आ जाए। ये मैं बहुत पहले से, जब मैं CS 201 अपने हमारे पास रेगुलर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी बता रहा हूँ, उनको प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा चैनल पे भी पहले बताया हुआ है, जहाँ पे स्टार आ जाएगा ना वो आपका पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा।
जहां पे स्टार आएगा डेट इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉइंटर। तो बेसिकली पॉइंटर इज अ वेरिएबल जो कि आपके दूसरे वेरिएबल को के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंटर है। देखो कह रहा है जी इसके अंदर ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको पॉइंटर रिटर्न करेगा बस। इज अ पॉइंटर इज अ राइट वन। कैसे पता लगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार है और स्टार यही बताता है कि ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये आपको गेट लेफ्ट ऑब्जेक्ट का पॉइंटर रिटर्न कर देगा। अच्छा ये आगे देखो मैंने आपको बताया था, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज अ कंपाइलेशन एरर। ये 2 दफ़ा स्क्रीनशॉट जिसने भी पेपर के स्क्रीनशॉट लिए थे 2 दफ़ा लिए हूँ मैं, तो ये आपका कंपाइल एरर है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट वन आपका जनाब ड्यूरिंग एन इन ऑर्डर ट्रावर्सल, दिस इज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, और जो CS301 के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट भी हैं उनका भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो BST है, देखो BST का मतलब है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो आपकी इन ऑर्डर ट्रावर्सल है वो किस तरह से अरेंज करेगा आपके आउटपुट को। याद रखिएगा 2 पेपर में हमने पढ़े हैं, यानी पूरी किताब में 2 सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज कॉल्ड अ प्री ऑर्डर एंड इन फिक्स। प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर, ठीक है। और इसे मतलब इसमें क्या है, इन ऑर्डर का मतलब होता है दरमियान में आना। फर्ज करें मैं लिखता हूं A+B, ये आपका इन ऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो आपका ये जो प्लस का साइन है ये दरमियान में है, इन में मतलब में दरमियान में। अगर मैं कहता हूं +AB, दिस इज अ प्री, क्योंकि पहले आपका ऑपरेटर है। अगर मैं कहता हूं AB+, दिस इज अ पोस्ट ऑपरेटर, क्योंकि आपका ऑपरेटर बाद में है। तो जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है ना बाइनरी सर्च ट्री में, ये आपको हमेशा सॉर्टिंग नंबर देता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये पेपर में आएगा, इन ऑर्डर हमेशा आपको सॉर्टेड फॉर्म में डेटा दिखा रहा होता है। पेपर में जिनका अगर प्रैक्टिकल के अलावा भी सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसमें ये आपको ट्री बनाने के लिए भी देता है, तो हम उसको समझते हैं। लेकिन अभी के लिए देखें इन असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब ABCD यानी कि बिल्कुल तरतीब से चल रहे हैं, तो इन ऑर्डर में हमेशा हम तरतीब ही फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए ऑपरेशंस यानी कि यहाँ से निकाला था, ये देखो ये 3 है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ 3 आर कॉल्ड प्री ऑर्डर, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया। इसमें ये याद रखना, पहले आपका प्री ऑर्डर में नोड आता है, फिर लेफ्ट पार्ट आता है आपके नोड का, यानी कि ये ट्री बना हुआ है, और इस ट्री के अंदर ये पहले आपका जो प्री ऑर्डर है ना उसमें आपका नोड आएगा। नोड असल में कह रहा है ये पेरेंट को, ये वाले को। लेफ्ट इसको कहता है, राइट इसको कहता है, ठीक है। कब, जब आप प्री ऑर्डर को फॉलो करोगे। इसी तरह से सेकंड जो परम्यूटेशन है कहता है जी विच इज कॉल्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में आप क्या करते हैं, पहले लेफ्ट को लेके जाते हैं यानी छोटे नंबर को, देन राइट को, और देन देन नोड को यानी पेरेंट नोड को, देन राइट नंबर को, और उसके आगे पोस्ट है जो कि LR और N बनता है आपके पास, लेफ्ट राइट और नोड। तो दिस इज कॉल्ड अ प्री ऑर्डर मेथड। ये देखो ये आपके पास 3 4 5 ये किसका है, ये इन ऑर्डर का है। अगर आप फॉलो करें या अगर आप गौर करें तो देखो ये पहले कह रहा है लेफ्ट को लेके जाएगा, यानी ये एक तरतीब है। 3 के बाद ही 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आगे 7 आता है। तो ये तरतीब में लिखा हुआ है इसने, फिर 7 के बाद ही 9 आता है, यानी कि इसमें कोई इन सॉर्टिंग फॉर्म में डेटा नहीं है। इस तरह नहीं हुआ हुआ कि पहले उसने मतलब 9 को 7 की जगह पे लिखा हो, 7 को 9 की जगह पे लिखा हो और हम बाद में इसको सॉर्ट आउट कर रहे हो। ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, 14 15 16 17 18 एंड 20। तो ये हमेशा इन ऑर्डर के अंदर जो है वो फॉलो किया जा रहा होगा। और ये आपका प्री ऑर्डर है। देखो प्री ऑर्डर में आपको क्या बताया था उसने, सबसे पहले नोड लिखेगा यानी पेरेंट नोड, ये जो ऊपर होता है इसे कहते हैं पेरेंट नोड, और इसका दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड द रूट नोड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 14 लेके आया, फिर 4 3 9। अब ये आप देखो ये सॉर्टिंग के अंदर नहीं है, ये अल्फाबेटिक फॉर्म में नहीं है। अब देखें 3 छोटा था, अमूमन आना सबसे पहले चाहिए था, लेकिन उसने सबसे पहले 14 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3, फिर 7, फिर 5, फिर 15 18। सो दिस इज नॉट इन सॉर्टेड फॉर्म। तो ये प्री ऑर्डर है एंड इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ऑर्डर के अंदर आपका डेटा क्या रहेगा, सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा, असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर रहेगा। उसके आगे अगेन उसने ये देखो आपको ट्री नोड बना के दिया, इन ऑर्डर के मुताबिक कह रहा है मुझे इसको इन ऑर्डर के मुताबिक जो है ना कन्वर्ट करके दें। तो ये मैंने अभी आपको बताया, पहले लेफ्ट होगा, देन नोड होगा, देन राइट होगा, इसको ट्रांसफर कर लें 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए ये इसका राइट ऑप्शन है, 1 2 3 और 4 5। पेपर में बस याद रखना अगर इन ऑर्डर आ गया तो जो भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर के मुताबिक चेक हुआ होगा ना वो आप आंसर लगा दें। अगर ये LNR नहीं भी याद रहेगा तो ये आपका 1 2 3 एंड 4 और 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रीड जस्ट द हीप ट्री। आपने बताना है कि रीड मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जो सिर्फ हीप को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज कॉल्ड द प्री लुकेट डाउन या सॉरी पर लुकेट डाउन। ये आपके पास मेथड है जो कि सिर्फ हीप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको रीड करता है सिर्फ जस्ट हीप के साथ। बाकी अगर आप देखो ना, इज एम्प्टी मैंने आपको बताया था ये क्यू का है, इज फुल भी देखो मैंने बताया था क्यू का है, और ये जो इंसर्ट है ना ये आपकी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का है। तो ये तीनों नहीं हो सकते। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है परकुलेट डाउन। ये कब इस्तेमाल होगा? अगर आप हीप ट्री के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, हीप आपका ये कॉन्सेप्ट है लेक्चर में 34 35 से आया हुआ है, तो ये आपका हीप के साथ काम कर रहा होगा। सो दिस इज द राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हैशिंग द साइज ऑफ टेबल इज एक्चुअली द साइज ऑफ इंटरनली अरे। आपके पास जो साइज होता है हमें वो इंटरनली आपका अरे के साथ जो है वो रह रहा होता है। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे ये वाला राइट ऑप्शन है, अरे इज अ राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्री। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, हाँ ये मैंने दोबारा देखो बता दिया। आपने क्या करना है, ये देखो इसने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, आपने सिर्फ राइट करना है नेम। ये मैंने भी आपको बताया, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कैसे पता लगेगा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? आंसर इज सो सिंपल। आपने क्या करना है, आपने देखना है हर ट्री के अगर दो नोड्स हैं, फर्स्ट करो यहाँ पे 77 ना होता तो आप लिखते दिस इज अ बाइनरी ट्री, बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना था। आगे देखें। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो गया। एमसीक्यूज वाले पार्ट हमने खत्म कर दिए हैं, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है अपनी सेकंड फाइल पे, चूंकि हमने कंप्लीट पेपर को ही सॉल्व करना है। दिस इज योर सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ से हम प्रॉपरली इसको देखते हैं। ये देखें आपके पास क्या कह रहा है, इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ी सी तस्वीरें इस तरह की हैं, बट हम इसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी, इंसर्ट द वैल्यू 5 12 19 एंड 26 इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो अपने 5 है, 12 है, 19 है और 26 है, इसको आपने जो है ना वो सॉल्व करना है, यानी इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। और इसके अंदर वो कहता है जी आपका जो हैश फंक्शन है ना, ये आपको इसने दिया 3x+5 मॉड 11 के साथ। आपने लीनियर प्रोबिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। लीनियर प्रोबिंग टेक्निक क्या होती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखें इसका सोल्यूशन क्या है। उसने आपको क्या कहा था, ये देखो उसने कहा था 5 12 19 एंड 26 ये अप्लाई करें। ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया 5 12 19 26, राइट। हाँ जी, अब हमने उसे फंक्शन क्या दिया था, 3x+5 विद मोड 11। ठीक है, मोड आप सिंपल कैलकुलेटर से ले सकते हैं। आपने लीनियर प्रोबिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। क्या करोगे, सबसे पहले आप इंसर्ट करो 5। कहाँ से 5 आया? पहला फंक्शन क्या था आपका 5। इस x की जगह पे आप 5 को पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 और मोड 11। मोड 11 आप सिंपल कैलकुलेटर से जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास फंक्शन होगा मोड का। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मोड लेता हूँ। देखो मोड 11, सॉरी 11 प्रेस करेंगे और मोड ले लेंगे, इक्वल दबाएं, ज़ीरो। यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है, असल में मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट किया था। वेट लेट मी चेक कि हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ऑन कंप्यूटर्स लैपटॉप। ठीक है, मोड को आप फिलहाल स्किप कर दें। इसको फॉर्मूले के तहत, यानी मोड 11 उसने आपको दिया हुआ है, इसको सिर्फ आप फॉर्मूले में वैल्यू को अप्लाई करें। ठीक है, इसमें अब ज़रूरत नहीं है, वो हमने चूंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट वो जो है इकट्ठा किया था, तो आप इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और 15 प्लस 5 20। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, 20 करेंगे। ये आपका होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 5, तो ये आपका 20 आ जाएगा, यानी मोड 11 इक्वल्स टू 20। अब आपने मोड 20 करना है। अच्छा जी, इसमें ना मैंने इसको सीख लिया है कि ये कैसे लेते हैं। मैंने इसको कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट किया था, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर के अंदर मोस्टली बच्चों के पास। इसका आसान सा तरीका पता है क्या है? ये देखें, आपने ना इसको इस तरह करना है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सुथरा करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ बताया जा सके। देखो मोड 11 आपके पास आ गया 20। ये 20 कहाँ से आया? यहाँ से इसको सॉल्व करने से। ये मोड 11 आपने ऐसे लेना है, आप कैलकुलेटर पे अपने ओपन करें और यहाँ पे ना आपने 20 का मोड लेना है। आप पहले 20 प्रेस करेंगे, देन आप मोड और फिर आप 11। ठीक है जी, ये आप इक्वल करें तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने करना है, 20 पहले मोड 11। मोड 11 कहाँ से आ रहा है? ये जो मोड 11 है ना, ये उसने आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो मोड 11,
जो भी मोड उसने दिया होगा वो आपने लिखना है। तो उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोड 11 कर दिया। तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया 9। तो इसका मतलब है कि वो जो हमने टेबल बनाया हुआ था, ये देखो, उसकी 9 एलिमेंट पे जाके 5 आपका पड़ा होगा। ठीक है, उसके आगे देखें। अब दूसरी हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। दूसरा उसने क्या कहा था जी, हमें 12 कहा था, देन 19 कहा था, देन 26। तो अब हम 12 को इंसर्ट करते हैं। एज 12 एन की जगह पे जो फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, 3x+5। फंक्शन है 3x+5। तो x की जगह पे आप 12 इंसर्ट करें और प्लस कर दें, यानी 12 3 आर 36 प्लस 5 41। तो अब आपने मोड लेना है। दोबारा मैं आपको सिखा दूं आप कैसे मोड लेंगे। अब 41 का मोड लेना है, 41 आप मोड वैल्यू लेंगे 11 और इक्वल दबा दें, देखिए 8। इसका मतलब है कि आपके वो जो उसने नीचे आपको टेबल दिया हुआ है, 8वें डब्बे में क्या पड़ा होगा जी, 12 पड़ा होगा। इसी तरह से आप वो इंसर्ट करेंगे जो इसकी थर्ड वैल्यू है, विच इज कॉल्ड 19। 3x+5 इज अ फंक्शन। x की जगह पे आप 19 पुट कर दें जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोड लें उसका, विच इज कॉल्ड 7 वैल्यू। इसी तरह आप इसका 26 का मोड लें, विच इज कॉल्ड द 6 वैल्यू। तो 6 के अंदर क्या पड़ा होगा, 26 पड़ा होगा। तो ये देखें 6 के अंदर हमने 26 पड़ा हुआ है, 7 के अंदर ये आपने बस किया और आपको 5 नंबर मिल गए। बट ये स्टेप्स करना जरूरी जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मेरा आपको बताया हुआ काम भी याद होगा और सिस्टम पे आपको मोड लेना भी आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर द अरे 5 4 3 2 1, हाँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस अरे के लिए कहता है आप अगर ये आपके एमसीक्यूज है वैसे तो, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली थ्योरी के बच्चे अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। अलबत्ता ये मुझे उम्मीद है कि मेरा लिखा हुआ आपको या बताया हुआ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये देखें जी, आपके पास 5 4 3 2 1 है ना। देखो इस सॉर्ट का मतलब क्या है, यानी सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या काम क्या करता है। तो इसको होना चाहिए था 1 2 3 4 एंड 5। ये एल्गोरिथम क्या करेगा, आपके पहले दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ स्वैप कर देगा। स्वैप का मतलब क्या है, उनकी वैल्यूज को पकड़ के चेंज कर देगा। ये इसका बेसिक मतलब या मकसद है। तो ये देखें, इस 5 के साथ इस 1 को, चूंकि ये 1 शुरू में होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर आखिर में होना चाहिए, ये आपकी पहली इटरेशन होने जा रही है। तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, बाकी नंबर आपके नहीं छेड़ेंगे, ये बाकी नंबर को नहीं छेड़ना हमने। 4 3 2 ये ऐसे ही रहेंगे, 4 3 2, और ये 5 1 की जगह पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग। तो ये देखें फर्स्ट इटरेशन के बाद आपके पास ये आ जाएगा 1 4 3 2 और 5। ये देखो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन 1 4 3 2 और 5, ये देखें। तो वो आपसे यही पूछ रहा है फर्स्ट इटरेशन। समटाइम पेपर में आता है सेकंड इटरेशन, एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो मस्ट आएगा प्रैक्टिकल के एग्जाम में। इसने पूछा हुआ है आपसे एमसीक्यूज, बट दिस इज इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये देखें 1 4 3 2 एंड 5 ये आपका है। अब आप जरा सेकंड इटरेशन लें। देखो सेकंड इटरेशन कैसे लेंगे, सेकंड का मतलब है कि अब ये 1 का आप देखो, हाँ छोटा नंबर है तो सबसे पहला है। अब इसका मतलब है ये जो 4 है ये स्वैप करेगा अगले वाले इस 2 के साथ। तो ये आपकी सेकंड इटरेशन है। कैसे, 1 एज इट इज रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, अगेन 3 ऐसे ही रहेगा, 4 आगे चला जाएगा और 5। तो आफ्टर सेकंड इटरेशन देखिए क्या ये मेरा नंबर जो है वो, सॉरी यहाँ पे 2, हाँ ठीक है, 2 हमने लेके गए, गुड हो गया 2, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 हम लेके गए, देखें 4 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह पे 4 आ गया। क्या ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम के मुताबिक सॉर्ट हो गया, आंसर इज यस। तो आफ्टर सेकंड इटरेशन मेरे पास सारे का सारा डेटा सॉर्ट हो गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये आता होता है। ये देखें जी फर्स्ट इटरेशन इसकी ये निकल आई। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये वो एवीएल ट्री है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितनी रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी हमें। तो यही मेरा ख्याल है सिमिलर ही क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। हमें सिर्फ एक रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। कैसे, दोबारा समझ लें, ये आपके लेवल्स हैं, लेवल 0, दिस इज़ अ लेवल 1, दिस इज़ अ लेवल 2 एंड दिस इज़ अ लेवल 3। अभी ये एवीएल ट्री नहीं है। कैसे पता लग रहा है मुझे कि ये नहीं है, आप कह दो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका
जो लेवल है यानी ये भी 0 पे पड़ा हुआ है, ये देखो 1 पे है, ये 2 पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, लेफ्ट के देखो 2 पे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो राइट है उसके लेवल 3 पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 65 है। आपने लेवल देखने हैं और लेवल्स की मैक्सिमम यहाँ से 1 है, इसका मतलब 1 माइनस 3 करो, लेफ्ट माइनस राइट करो, आंसर आ गया -2। अगेन कौन कौन सी उसने नंबर बताए थे, या तो 0 हो, 1 हो या -1 हो, इसका मतलब ये एवियल ट्री नहीं है। रोटेशंस परफॉर्म करो, कहाँ पे जाऊंगा, मुझे समझ आ रही है कि मैं अगर इस 48 को ऊपर लेके जाऊं तो मैंने इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, सिर्फ एक रोटेशन करूंगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो ये आपका 1 इज अ राइट वन ऑप्शन। उसके आगे जनाब, द पॉइंटर्स इन अ ट्री क्रिएटेड बाय यूनियन बाय साइज ऑपरेशन मेथड टूवर्ड्स। पॉइंटर्स जो होते हैं ना आपके ट्री के अंदर, वो कहाँ पे जाते हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ये सिंपल सी लाइन उसने आपको हैंडआउट से उठा के पूछी हुई है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये आपके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जनाब ये आपका है, हाउ मेनी इटरेशंस विल बी नीडेड एट द सर्चिंग 88। कितनी इटरेशंस हमें पड़ेंगी, हमने अब वो है आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के मुताबिक, इसमें भी नंबर आपका स्वैप होगा 5 to 6। अब ये 5 to 6 चेक करेगा, छोटा नंबर है, फिर देखो आगे 77 और 88, यानी कि उसने सिर्फ 2 इटरेशंस परफॉर्म की, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 बनेगा। ठीक है, उसने 5 6 77 88 एंड 99 में कितनी परफॉर्म की रोटेशंस या इटरेशंस, 2 इटरेशन उसने परफॉर्म की, नोट अ रोटेशन। ठीक है, उसके आगे देखें तो ये आपका आ गया जनाब फ्रीक्वेंसी टेबल, जो मैं आपको हैश टेबल के अंदर वो आपको बता रहा था, हैशिंग के अंदर हमने किस तरह से सीखना है। दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको बताना है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपनी दोबारा मेरी बनाई हुई फाइल के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको ये सिखाना है। तो ये देखें जनाब, ये आपका 27 है फ्रीक्वेंसी टेबल, मैंने आपके हैंडआउट से निकाला है, देन मैंने इसको खुद सॉल्व किया आप लोगों के लिए। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम कहते हैं किसको हैं, आपके पास ना आपके हैंडआउट्स में एक एग्जांपल दी हुई है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सिंग थ्रेड्स बाइनरी ट्री। इसके अंदर ना ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है ये आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे देखो ये जो टी है, ये कितनी दफ़ा पूरे के पूरे उसके अंदर आया, जुमले के अंदर आया, आर कितनी दफ़ा आया, वी कितनी दफ़ा आया, एक्स वाई जी, इस तरह से उसने आपको आपसे पूछा हुआ है। ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला है ना क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने याद करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आपको उसने क्या दिया हुआ है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखें, दिस इज़ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हम ज़रा यहाँ पे टाइप भी कर लेते हैं, आपके पास क्या है, वर्चुअल स्पेस यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सब ना केस सेंसिटिव हैं, केस सेंसिटिव का मतलब है ये सब छोटे ही हैं, ये वर्ड है इसलिए वो यहाँ पे वो कर रहा है इसको। अच्छा, सबसे पहले देखो इसमें v कितनी दफ़ा आया, ये जानने की आपको ज़रूरत है, ये इसका आंसर है। ठीक है, v आपने देख के बताना है कि v कितनी दफ़ा आया। तो ये आपका v है, गिन लें v, देन दिस इज़ अ v। तो v कितनी दफ़ा आया जनाब, 2 दफ़ा आया। ठीक है, ये आपने सोल्यूशन में लिखना है। इसी तरह आए देखो कितनी दफ़ा आया, 1 2 एंड 3। तो आए आपका कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, 3 टाइम्स। आर कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, आर 1 और ये आर 2। तो कितनी दफ़ा आपने यूज़ किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 दफ़ा। इसी तरह टी देखो, टी भी 2 दफ़ा है, एक वर्चुअल का एक टी यूनिवर्सिटी का। फिर यू देखो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, 2 का। फिर ए देखो, ए सिर्फ 1 दफ़ा यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी देख लें यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जितने स्पेसेस यूज़ हुए हैं, जितने वो यूज़ हुए हैं, वो हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब उसके आगे ये आपका टेबल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है, बस ये आप लोगों ने बनाना है, इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, हाँ ये भी करना है कि अगर जैसे आए लिख लिया ना, तो आए को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो आपने यूनी यू एन, एन आपने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप ये देखें एन, तो इसका ऑर्डर भी आप लोगों ने देखना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बने, और इसमें स्पेसेस कितनी दफ़ा है वो भी आपने लिखनी है। तो देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्पेस सिर्फ एक थी, ये वाली जहाँ पे मेरा अभी भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखें, तो ये एक स्पेस थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा एस पी। इस एस पी का मतलब क्या है, इसको मैं ज़रा छोटा करता हूँ। इस एस पी का मतलब क्या है जनाब, स्पेस। आप यहाँ पे या तो एस पी लिख सकते हैं, जैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया, एक दफ़ा स्पेस यूज़ हुई है। सो दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये आप बनाओ, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, आसान सा। उसके आगे जनाब आपका मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है ये वाला। एंड इस क्वेश्चन में आपने क्यू इम्प्लीमेंटेशन में सी प्लस प्लस कोड लिखना है। मैं आपको प्रॉपर ये कोड भी समझाऊंगा, छोटा सा कोड है बिल्कुल, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। दिस इज़ अ कोड,
इसका अगर आप चाहते हैं तो आप एस भी ले सकते हैं। तो हम ज़रा इस कोड को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, डी क्यू का कोड लिख के दें। ये आपके हैंडनोट्स में भी लिखा होगा फॉर श्योर, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लिया है। इंट डी क्यू, और डी क्यू करता क्या है, रिमूव करता है आपके एलिमेंट को। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इफ फ्रेंड इक्वल टू नल पॉइंटर, अगर आपका फ्रेंड चाहे नल पॉइंटर है तो सी आउट करवा दो, क्यू इज एम्प्टी, कैन नॉट डी क्यू, ये क्यू एम्प्टी है, हम इसको डी क्यू नहीं कर सकते, और रिटर्न करवा दो -1। अदरवाइज इसको ये देखिए, अदरवाइज आप वैल्यू में जाएं, अगर आपकी क्यू खाली नहीं है तो आपका जो भी डेटा है उसको आप फ्रंट वाली साइड से इंसर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फीफो के साथ काम करता है, और अभी हमें पता है कि फीफो का मतलब क्या है जनाब, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपने नोट स्टैटिक टाइम यानी आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसको आपने फ्रंट कह दिया, फ्रंट में आपने नेक्स्ट की वैल्यू पास करवाई, और इफ की मदद से आपने कहा अगर फ्रंट आपका नल पॉइंटर नहीं है, ये जो इक्वल इक्वल है ना, इसका मतलब है इक्वल टू। अगर आपका अगर आपका ये नल पॉइंटर है तो आप रियर वाले से नल पीटीआर कर दें यानी निकाल दें, और आप डिलीट करें टेम्प को और रिटर्न कर दें वैल्यू को। सो बेसिकली ये कोड है। इसको अगर आप लोग वीडियो को बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे देखने हैं, कल पेपर है अभी देखने हैं, तो रट्टा लगा लें, पेपर में ये कोड लाजमी आएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगा के जो है वो फाइंड भी किए हैं, और ऑब्वियसली इसको मैंने सॉल्व भी किया है। सो ये आपका कोड है, आप इसको तस्वीर की फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं। सो ये आप तस्वीर ले लें और इसको रट्टा लगा लें। नेक्स्ट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है जी, आपने सी प्लस प्लस कोड लिखना है जिसमें इज़ एम्प्टी और इज़ फुल का मेथड लिखना है आपने, कि जो चेक करे इफ़ द हीप इज़ एम्प्टी एंड इफ़ द हीप इज़ फुल। ठीक है, ये आपने कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसका कोड आप लोगों के लिख दिया है। आपने एक क्लास बनाई, ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्लास हीप की बनाएं, आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की आप बना लें, आप साकिब की बना लें, लेकिन अभी चूंकि हम स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हीप बना दें। प्राइवेट पार्ट में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जी कैपेसिटी और साइज़ का, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि आपका जो हीप का टेम्पलेट है, जो हीप का साइज़ है, अगर फुल है या खाली है, उसके हिसाब से हमने अपने टेम्पलेट के अंदर हीप में जो है वो मेथड्स को फॉलो करना है। तो वो हमने ये टेम्पलेट लिखा एज इट इज़, क्लास हीप की बना ली और दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। पब्लिक में हमने कहा जी हीप, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कॉलन, दिस इज़ बेसिकली द इनहेरिटेंस ऑपरेटर, जो कि आप CS 302 4 के अंदर सॉरी पढ़ चुके होंगे। आपने कहा जी हीप इंट कैप, CAP बेसिकली इज़ द कैपेसिटी, और SAIZ साइज 0। अभी हमने शुरू में बिल्कुल वीडियो की बात की थी कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अरे आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, आपने इसको इनहेरिट करवाया, करवाने के बाद आपने यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप लगाई। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको एक ही दफ़ा कोड समझाया जा सके। ये देखें, आपने कहा जी बूलियन, बूल बेसिकली डेटा टाइप है जो कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू को रिटर्न करती है। अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो साइज 0, और अगर वो फुल है तो हमें कैपेसिटी बता दो कि उसकी क्या कैपेसिटी है। बस छोटा सा कोड है, मुश्किल नहीं है, इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आप लोगों को कोड बताया है यही कर लो, बस इनफ है, यही आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, ये देखें, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसमें छोटा सा कोड है। मैं इसको दोबारा आपको थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ ताकि आप अपने इस कोड को इजीली जो है ना वो समझ सकें। छोटा कोड है, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोडिंग को अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह बहुत काम आएगी आपके आगे फ्यूचर में। ये देखें, इसको हम इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास जो है ना छोटू सा कोड है जिसके अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो कि ये टेम्पलेट एज इट इज़ हमने वहाँ से उठा लिया। आपने एक क्लास बनाई हीप की और दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, प्राइवेट पार्ट के अंदर, पब्लिक पार्ट में आपने कहा जी इनहेरिट करवा के अगर वो एम्प्टी है तो 0 रिटर्न करवा दो, और अगर वो फुल है तो मुझे इसकी कैपेसिटी बता दो। बस ये आपने काम किया और आपका काम जो है वो हो गया। सो अगर हम आगे जाके देखें तो ये वो कोड है जो मैंने आपको भी समझा दिया, जो मैंने वो अपनी दूसरी फाइल के अंदर लिखा हुआ था। बस जनाब, यहाँ तक हमारा को जो काम है वो ख़त्म हो गया। हमने कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया। विद उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ चुकी होगी। तो ये फाइल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल फाइल है जनाब। मैंने इसको अवेल करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने अब ऑनलाइन कुरान अकेडमी का जो जद्दोजहद में है इसमें साथ दें हमारा, और दुआओं में याद रखिएगा। हमारी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए लिंक आपको जो ग्रुप का है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एज वेल एज आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।